बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एलमी न्यूज़ में आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सजा सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जारी साजिशों का सिलसिला थम गया है या फिर साजिशें दम तोड़ गई हैं। जस्टिस याया आफरीदी ने हम ख्याल जजेस के सामने 26वीं आईनी तरमीम के हक में एक बहुत बड़ा बंद बांध दिया है। अब देखना यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफी होते हैं या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सामना करते हैं। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इमरान खान के आर्मी चीफ पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस न लेने और 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने के ऐलान ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रह सकेगा या नहीं जारी रह सकेगा। इसके अलावा पीटीआई के अंदर भी एक मायूसी पाई जा रही है कि इमरान खान ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया है और फिर हुकूमत इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी उससे भी दस्तबरदार होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से माफ़ी की अपील कर दी है और मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत और पार्लियामान को निशाने पर ले रखा है। मौलाना फजल रहमान साहब की मुनाफिकाना रविश पर भी आज हम मुख्तसर बात करेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सजा सुनाए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक तासुर पाया जा रहा था हम ख्याल जजेस में कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मामला पर किसी हद तक सब्र या तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए और इंतजार किया जाए इमरान खान की रिहाई का और इमरान खान की रिहाई के हवाले से राह हमवार की जाए। लेकिन जब 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना था और उसमें हम ख्याल जजेस को अंदाजा हो चुका था कि अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात हो गए तो 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा या अगर किया भी जाएगा तो वो नताइज नहीं निकल सकेंगे जिनकी ख्वाहिश हम ख्याल जजेस के दिल में पनप रही थी। तो बहरहाल उन्होंने फिर 13 जनवरी को समाप्त थी और 13 जनवरी में आपने देखा होगा कि आइन के आर्टिकल 191A की आड़ में 26वीं आईनी तरमीम पर वार करने की कोशिश की गई। मामला था सिंध हाई कोर्ट की तरफ से कस्टम एक्ट की दफा 221A को कलअदम करार दिए जाने से मुतालिक, लेकिन उसमें मामला ये था कि स्टेट की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह से कहा गया कि सही आप 191A के तहत इस केस की समाअत नहीं कर सकते क्योंकि ये कस्टम एक्ट की जो शिकें हैं जो और उसका आईनी तनाजुर में उसकी तशरीह करनी है तो ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। 191A के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखेगा। तो इसलिए फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस में जो अपीलेंट के वकील थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जिन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मंसूर अली शाह के इस्तफसार पर मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 191A के होते हुए भी रेगुलर बेंच के जुरिस्डिक्शन में आता है कि वो कस्टम एक्ट की इस मामलात का जायजा ले सकती है। ताम स्टेट की तरफ से एक बार फिर कहा गया कि आप आइन की खिलाफ वर्जी ना करें। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से कहा कि आप 191A देखिए 191A 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा है, यानी जो पहले 191 थी उसमें 26वीं आईनी तरमीम में जो है वो तरमीम करके इस 191 में इसको 191A शामिल किया गया था, जिसका मतलब था कि रेगुलर बेंचेस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को रिव्यू नहीं कर सकती, उनको इंटरप्रेट नहीं कर सकती। इसके हवाले इसलिए उन्होंने एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दिया था। तो बहरहाल मामला चलता गया और फिर
जब यानी ठीक जिस दिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना था और उस इजलास में नए जजेस के तकर्रुर के मामले का जायजा लिया जाना था, तो ठीक उसी दिन से एक दिन पहले यानी 16 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस को फिक्स कर दिया अपने पास और फिर बैरिस्टर सलाहुद्दीन से इस्तफसार किया कि आप इसमें हमारी मुआवनत करें और आप हमें बताएं कि क्या हम 191A के होते हुए हमारी जुरिस्डिक्शन है कि हम इस 221A को सुन सकें। तो उसके बाद फिर मुलतवी हो गया। फिर जब 16 जनवरी को केस की समाअत हुई तो उसमें एक अहम तरीन मोड़ आया। उस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ पहले जस्टिस आयशा मलिक थी और जस्टिस इरफान सादत थे, लेकिन जब 16 जनवरी को केस समाअत के लिए लगा तो जस्टिस इरफान सादत साहब उस बेंच का हिस्सा नहीं थे और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को उस बेंच का हिस्सा बना दिया गया था। ताहम उस वक्त स्टेट की तरफ से निशानदेही की गई और फिर जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने खुद ने भी इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि सिंध हाई कोर्ट में एज ए जस्टिस मैंने इस मामले को सुना है और मैं इसकी जजमेंट दे चुका हूं, तो इसलिए मुझे इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। तो इस मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह को बहुत मायूसी हुई, क्योंकि ये अंदेशा था, ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि सुप्रीम अपना जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से पहले इस केस की समाअत रखने और बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुआवनत तलब करने के मामले पर यह हो सकता था कि 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो एक स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता या उस पर कोई स्टे दे दिया जाता या 191A को जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया जाने का यह अंदेशा मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला नहीं हुआ और उसके बाद जो इस केस की समाअत इंतहाई मायूसी के साथ मुलतवी हुई और ये केस की समाअत चली गई 20 जनवरी यानी कल, और कल ये बेंच इस केस की समाअत करेगा। और इस हवाले से जो नोटिस जारी हुआ है अटॉर्नी जनरल को 27A कोड ऑफ प्रोसीजर के तहत, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो अदालत की मुआवनत करें और आके अदालत में दलील दें। लेकिन इस वक्त तक की जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि एक मरतबा फिर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने इस केस को समाअत के लिए फिक्स ही नहीं किया। तो मामला ये है कि ये वो वाहिद केस था कि जिसके जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह सारी हदें पार कर रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह मुतवातिर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया जाए। तो बहरहाल इस वक्त तक उनकी साजिश नाकाम हो गई है और जस्टिस याया अफरीदी मुतवातिर जस्टिस मंसूर अली शाह की हर साजिश को नाकाम बनाते आ रहे हैं। लेकिन ये जुडिशल कमीशन का वाहिद इजलास था जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से कोई प्रेम पत्र सामने नहीं आया था। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान ने गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके में खिताब किया जलसे से। मौलाना फजल रहमान ने उस जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमने आइन में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है, इंशाअल्लाह हमारी कोशिशों से पाकिस्तान से सूद के निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। मौजूदा असेंबलियों की हैसियत कोई नहीं, ऐसी असेंबलियां तो मैं खुद मट्टी से बना सकता हूं। लेकिन मैं यहां से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपने जो अपना सूद से पाक खात्मे का बिल था वो मंजूर करवाया तो कहां से करवाया? जरा मुझसे उनसे ये भी पूछना था कि आपने मदारिस की रजिस्ट्रेशन का एक्ट मंजूर करवाया तो फिर कहां से करवाया? आप 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बने तो फिर क्यों बने? आप तो मौलाना फजल रहमान साहब वो हैं जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ तक को पार्लियामान में जाकर के बैठ गए थे। तो मसला ये है कि आप एक तरफ तो पार्लियामान को कहते हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये एक बेवकूत पार्लियामान है, तो उसी पार्लियामान में आप जाते हैं, उसी पार्लियामान में आप बैठते हैं, उसी पार्लियामान से आप कानून साजी करवाते हैं, उसी पार्लियामान से आप मराहत लेते हैं, उसी पार्लियामान से आप तनख्वाहें वसूल करते हैं और उसी पार्लियामान का आप खुद भी हिस्सा हैं। तो फिर हम क्या समझें कि उस बेवकूत पार्लियामान का आप भी कोई बेवकूत हिस्सा है? खैर, ये मौलाना फजल रहमान को खुद को सोचना चाहिए। नाज़रीन, आपको पता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक अरसे से अमेरिकी जेल में कैद हैं और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। तो रिसेंटली उन्होंने जो अभी जाने वाले सुबुकदोश सदर हैं अमेरिका के जो बाइडेन, उनसे माफी की अपील कर दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे स्काई न्यूज ने रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तानी न्यूरो साइंसदान ने बताया कि उम्मीद है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा क्योंकि नए शवाहिद सामने आने से
उनकी बेगुनाही का अंदाजा हो सकता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपने वकील के जरिए खुसूसी तौर पर स्काई न्यूज को बताया कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन जल्द ही मुझे रिहा कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि मैं नाइंसाफी का शिकार हुई हूं, हर दिन अजियत है, यह आसान नहीं है। मजीद कहा कि इंशाल्लाह एक दिन मैं इस अजाब से आजाद हो जाऊंगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्टैफोर्ड स्मिथ ने सुबुकदोश होने वाली अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुआफी का मुतालबा किया और उन्हें 76,500 अल्फाज पर मुश्तमिल डोजियर भी पेश किया है। हमें भी उम्मीद है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जल्द रिहा कर दिया जाएगा ताकि अंदाजा हो कि किसी को भी मजहब की बुनियाद पर मुत्तसबाना अंदाज में सुनाई जाने वाली सजा बेवकूफ़ होती है और उस सजा को इंसाफ और इंसानियत की बुनियाद पर खत्म भी किया जा सकता है। अब नाज़रीन हम आते हैं उस असल मुद्दे की तरफ और वो मुद्दा है इमरान खान। तो इस वक्त आप देखें तो इमरान खान मुतवातिर आर्मी चीफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। बिलखुसूस जब 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी और इमरान खान को जब से सजा सुनाई गई है तब से इमरान खान हवास बाख्ता हो चुके हैं और इमरान खान मुतवातिर एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ को निशाने पर ले रखा है और बार बार 1971 का जिक्र करते हैं। हालांकि इस वक्त पीटीआई के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने अभी तक सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस नहीं ली। और एक तरफ तो सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस नहीं ली, दूसरी तरफ 8 फरवरी को यौम स्याह का भी ऐलान कर रखा है। जहां ये मामला है तो ठीक उसी तरह इस अपना बरतानिया का जो पीटीआई का चैप्टर है उन्होंने एक नई तंजीम वहां पर कायम की है और उस तंजीम का नाम है FODP यानी फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। इस FODP नामी ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले दिनों बरतानिया के जो अरकान पार्लियामेंट है उनको एक ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग में जिन्होंने शिरकत की उनमें जो है वो जेरेमी कार्बन, नाज शाह, प्रीत कौर और अपना एंड्रयू पैक्स समेत 1 दर्जन से ज्यादा बरतानवी अरकान पार्लियामान ने शिरकत की। और इस बैठक में या इस ब्रीफिंग में इनको बताया गया कि इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पाकिस्तान में एक लिहाज से अब मार्शल लॉ नाफिज है, वहाँ बुनियादी हकूक मुअत्तल है, वहाँ सहाफत आज़ाद नहीं है, वहाँ जो है वो इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी है, वहाँ इस्लामाबाद में 26 नवंबर को कत्ल आम किया गया और इस तरह के इल्जाम आयद किए गए कि जिस तरह उन्होंने कहा कि इमरान खान को बेगुनाह और बगैर किसी कसूर के जेल में बंद कर दिया गया है महज सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के हवाले से। तो इस सिलसिले में ये मामला भी अपनी जगह पर जिस तरह इनके इंटरनेशनल चैप्टर्स एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ घिनौनी साजिशें कर रहे हैं, इसी तरह इमरान खान खुद उनका जो ट्विटर अकाउंट है एक्स से वहां से जो मुतवातिर ये हमले किए जा रहे हैं, ये ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है। और पिछले दिनों जब एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान रवाबित हुए थे पसे पर्दा या दरे पर्दा, उनमें इनसे एक ही बात कही गई थी कि आप अपने इस ट्विटर अकाउंट को खामोश करवाएं या फिर इस अकाउंट को पाकिस्तान लेकर आए, क्योंकि इस अकाउंट की वजह से पाकिस्तान में इंतशार पैदा हो रहा है। और फिर पीटीआई के अपने रहनुमाओं यानी अहम तरीन लोगों में बुशरा बीबी, बैरिस्टर गोहर, अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को इसरार किया था कि आप अपनी जारहाना रविश तर्क कर दें, इससे पार्टी और पार्टी रहनुमाओं को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने ये कहा कि आपके इस जारहाना रविश की वजह से जो भी कोशिशें की जाती हैं उन पर पानी फिर जाता है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है कि मुज़ाकरात के वजूद पर या मुज़ाकरात के सवाल पर इमरान खान ने खुद ने एक सवालिया निशान लगा दिया है कि क्या मुज़ाकरात होंगे भी कि नहीं होंगे। लेकिन इस हवाले से पीटीआई के एक अहम तरीन रहनुमा ने राब्ता करने पर बताया स्पीकर साहब आपको कुछ कि इमरान खान की इस जारहाना रविश की वजह से हम खुद परेशानी का शिकार हैं और हम समझते हैं कि अगर इमरान खान की यह रविश जारी रही तो बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तक कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं, अब लग रहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे इमरान खान का
ट्विटर बंद करवाएगा और उसके बाद फिर पीटीआई की पूरी क़यादत को भी अडियाला यात्रा पर बुलवा लेगा या अपने पास बुलवाकर अडियाला जेल में ही बिठा देगा। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से भी यकीनन जवाब आ रहे हैं, हुकूमत भी सख्त स्टैंड ले रही है और हुकूमत एक हद तक जुडिशल कमीशन की तश्कील पर राजी हो गई थी। हत्ता कि वो जुडिशल कमीशन हुकूमत ने जो उसका फॉर्मेट बनाया था वो कि इतना बाख्तियार नहीं था, लेकिन जब इस मामले पर डेडलॉक आता तो हुकूमत को बिलाखिर उस कमीशन की तरफ जाना पड़ता जिसका मुतालबा पीटीआई कर रही थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हुकूमत ने जो कमीशन की तश्कील पर जो मुज़ाकरात जारी रखे हुए थे, अब उन मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो चुकी है और मुशावरत का सिलसिला भी बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने माइंड बना लिया है कि अब पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। पीटीआई का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका तहरीरी तौर पर ऐसा जवाब देना है कि जिसके बाद मुज़ाकरात का बाकी कोई सिलसिला ही न रह सके। और वैसे भी पीटीआई 20 जनवरी का इंतजार कर रही थी और 20 जनवरी कल है और कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हलफ ले रहे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट भी समझती है कि अमेरिका से थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, तो इसलिए पीटीआई को और पीटीआई की लीडरशिप को मुज़ाकरात के लिए एंगेज किया और अब उनका काम हो चुका। और अब अगर अमेरिका से या अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, चाहे वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर जो वो अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई प्रेशर आता भी है तो उसका सामना करने के लिए हुकूमत के पास और इस्टेब्लिशमेंट के पास एक ब्रीफ तैयार हो चुका है कि हमने पीटीआई को एंगेज किया, लेकिन पीटीआई खुद ही हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहती। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।